नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे संसदीय प्रक्रिया, जिसे विधायी प्रक्रिया भी कह सकते हैं। साधारण रूप से 4 प्रकार के विधेयकों का निर्माण होता है, जिसमें साधारण विधेयक अनुच्छेद 107, धन विधेयक अनुच्छेद 110, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 और संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक अनुच्छेद 368। यानी जो संसदीय प्रक्रिया है उसमें 4 प्रकार के विधेयक होते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि जो साधारण विधेयक है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 107 से संबंधित है। धन विधेयक 110, जो वित्त विधेयक है वो 117 है और संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है 368। आज हम इस वीडियो में जो है साधारण विधेयक की जो प्रक्रिया है उसको देखेंगे कि किस प्रकार से साधारण विधेयक जो है 3 चरणों के अंदर 3 वाचन होते हैं और उन वाचन से गुजरने के बाद राष्ट्रपति के साइन होते हैं और राष्ट्रपति साइन करते वक्त या तो उसको रिकंसीड कर सकता है या उस पर विधेयक पे अनुमति दे सकता है या उसको जेबी वीटो उस पर कर सकता है। तो इस प्रकार जो है साधारण विधेयक से संबंधित जो बातें हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हें हम देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में जानेंगे। तो आज हम कर रहे हैं साधारण विधेयक जो अनुच्छेद 107 से संबंधित है। इसमें 2 प्रकार के विधेयक होते हैं साधारण विधेयक में, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। सरकारी विधेयक जो है वो मंत्रिपरिषद यानी जो सत्ताधारी दल है उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे पारित करने के लिए 7 दिन की सूचना देनी पड़ती है। वहीं जो गैर सरकारी विधेयक होता है वो लोकसभा में अन्य सदस्यों द्वारा 1 माह पहले अनुमति लेनी पड़ती है। यहाँ 7 दिन की अनुमति और यहाँ 1 महीने की अनुमति लेनी पड़ती है। ये पारित नहीं होते हैं क्योंकि ये गैर सरकारी विधेयक है, इनका बहुमत नहीं होता है लोकसभा में और राष्ट्रपति इन पर पूर्ण वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो आज हम देख रहे हैं साधारण विधेयक 2 प्रकार का होता है, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक, जिसमें मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया सरकारी विधेयक कहलाता है। इसे प्रस्तुत करने के लिए 7 दिन की सूचना। वहीं गैर सरकारी विधेयक जो है लोकसभा में जो विपक्ष के लोग होते हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये पारित नहीं होता क्योंकि लोकसभा में इसे पारित करने के लिए बहुमत की जरूरत होती है। राष्ट्रपति इन पर पूर्ण वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर साधारण विधेयक से संबंधित जितनी भी बातें हैं प्रतियोगी परीक्षा के संदर्भ में वो हम देखेंगे। साधारण विधेयक जो है अनुच्छेद 107। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इससे संबंधित कि जो साधारण विधेयक होता है संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा, किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी में ही प्रस्तुत कर दो, चाहे लोकसभा में प्रस्तुत कर दो चाहे राज्यसभा में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर मान लो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है और राज्यसभा के पास जाता है यहाँ से पास होकर, तो राज्यसभा इसे 6 महीने के लिए रोक सकती है। अगर राज्यसभा से प्रस्तुत पारित होकर ये लोकसभा में जाता है तो लोकसभा भी इसे 6 महीने तक रोक सकती है। तो समान शक्ति है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, दोनों सदनों को समान शक्ति है और 6 माह तक विधेयक को अपने पास रखने की जो पावर है, शक्ति है। यानी अगर लोकसभा से पास होकर गया राज्यसभा में तो राज्यसभा 6 महीने के लिए रोक सकती है। राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, यहाँ से पास होने के बाद लोकसभा में गया तो लोकसभा इसे 6 महीने तक रोक सकती है। जब 6 महीने तक रोक लेती है तब उसके बाद एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 के तहत। इसे कौन बुलाता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो बुलाते हैं और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अभी तक साधारण विधेयक पर 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। एक 6 मई 1961 पर दहेज निरोधक विधेयक पर, जब नेहरू जी पीएम थे
नेहरू जी पीएम थे। 16 मई 1978 जो है बैंकिंग सेवा आयोग, तब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद 26 मार्च 2002 को पोटा आतंकवाद निरोधक विधेयक, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो 3 बार संयुक्त बैठक हुई है साधारण विधेयक पर। यह भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कब कब हुई है। तो 6 मई 1961 को नेहरू जी के टाइम में, 16 मई 1978 को देसाई जी के टाइम में, और 26 मार्च 2002 को अटल जी के टाइम में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में संयुक्त बैठक हुई है। तो संयुक्त बैठक पर एक के बाद से पहले हमने देखा कि साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाता है तो 6 महीने तक उसे वो सदन रोक सकता है, और जब 6 माह तक उसे रोक लेता है तो उसके बाद संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 के तहत। ये जो संयुक्त बैठक है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, और इसमें लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है। अभी तक 3 बार बुलाई गई है। तो हमने अभी साधारण विधेयक के ऊपर ये जो महत्वपूर्ण बातें थी इन्हें देखा। अब साधारण विधेयक को किस तरीके से पास किया जाता है एक सदन के द्वारा, और जब दूसरे सदन में जाता है तो क्या प्रक्रिया है, इसको हम 3 वाचन के माध्यम से समझेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद वाचन देखते हैं। साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए 3 चरण होते हैं। कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जो साधारण विधेयक है वो कितने चरणों से होकर गुजरता है। तो 3 चरण से होकर गुजरता है। तो पहला चरण है विधेयक का प्रारूप तैयार करना। पहला चरण विधेयक का प्रारूप तैयार करना, ड्राफ्टिंग करना, इसका विधेयक का प्रारूप तैयार करना। एक चीज ध्यान रखेंगे, जो विधेयक होता है वो तब तक अधिनियम नहीं कहलाता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं कर देते। जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते तब वो एक्ट, बिल का रूप ले लेता है, अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। लेकिन जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करते तब तक वो एक विधेयक ही रहता है। तो विधेयक भी जो है वो 2 प्रक्रिया से गुजरता है। पहले वो प्रस्ताव होता है, उसके बाद विधेयक बनता है। तो विधेयक का प्रारूप तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो पहला चरण है। जब सरकार के समक्ष कोई विधायी प्रस्ताव आता है कि इस पर कानून बनाया जाना चाहिए, तो संबंधित मंत्रालय यानी जिस विभाग से वो संबंधित है वो बिल, वो प्रस्ताव, वो उसके प्रशासनिक, राजनीतिक और अन्य परिणामों की जांच करके एक प्रस्ताव बनाता है, वो विभाग बनाता है। और उस विभाग के द्वारा फिर क्या किया जाता है, मंत्रिमंडल के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाता है, सामने रखा जाता है, और मंत्रिमंडल उस पर विचार करता है और उसे एक विधेयक का रूप दे देता है। देखिए, संबंधित विभाग तो एक प्रस्ताव तैयार करेगा, और प्रस्ताव तैयार करके किसके सामने रखेगा, मंत्रिमंडल के। मंत्रिमंडल जो है उसके ऊपर विचार करेगा, और विचार करने के बाद उस प्रस्ताव को किसका रूप दे देगा, विधेयक का रूप दे देगा। और संबंधित मंत्री जो होगा वो 7 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देगा कि मैं एक विधेयक प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो उसके बाद संबंधित मंत्री जो है सदन में उससे क्या कर देगा, उस विधेयक को प्रस्तुत कर देगा। तो विधेयक भी पहले प्रस्ताव होगा। प्रस्ताव कौन करेगा, संबंधित मंत्रालय करेगा। संबंधित मंत्रालय उसकी प्रशासनिक, राजनीतिक और अन्य परिणामों की जांच करके एक प्रस्ताव बनाएगा, फिर मंत्रिमंडल के सामने रखेगा। मंत्रिमंडल उसे एक विधेयक का रूप देगा, और संबंधित मंत्री जो है उस विधेयक को सदन के सामने 7 दिन की पूर्व की सूचना देकर उसे प्रस्तुत कर देगा। तो पहला चरण है विधेयक का प्रारूप तैयार करना। अब नेक्स्ट जो चरण है वो है वाचन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद द्वितीय चरण देखते हैं। पहला चरण हमने देखा कि विधेयक का प्रारूप तैयार करना। दूसरा चरण जो है वो है वाचन। ये सबसे महत्वपूर्ण है, और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि विधेयक से संबंधित महत्वपूर्ण चरण कौन सा है, दूसरा वाचन। और वाचन में भी जो 3 चरण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है, तो दूसरा। तो पहला इसमें चरण है सदन के समक्ष विधेयक को प्रस्तुत करने वाला जो मंत्री विधेयक से संबंधित समस्त सूचनाएं, उद्देश्य और परिणामों के बारे में एक विवरण प्रस्तुत करता है और एक विकल्प। तो दूसरा वाचन जो है महत्वपूर्ण है। दूसरे वाचन में भी दूसरा जो चरण है वो महत्वपूर्ण है।
तो सदन के समक्ष विधेयक को प्रस्तुत करने वाला मंत्री विधेयक से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होंगी, उसका जो विधेयक का उद्देश्य है और उसके जो परिणाम निकलेंगे उनके बारे में एक विवरण प्रस्तुत करता है सदन के सामने, और विकल्प के रूप में कहता है कि विधेयक को प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए या उसे ना सौंपा जाए, इसकी अनुशंसा करता है। जब वो अनुशंसा कर देता है तो विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो दूसरा चरण है इसमें प्रवर समिति है, प्रवर समिति। इसी प्रवर समिति के कारण जो है दूसरा जो चरण है, वाचन का जो दूसरा चरण है, प्रवर समिति इसको सौंपा। तो विधेयक को जो है दूसरे चरण, वाचन के दूसरे चरण में जो है विधेयक की बारीकी एवं विस्तृत रूप से जांच करने के लिए उसे प्रवर समिति के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि जो वाचन है उसके अंदर जो दूसरा चरण है प्रवर समिति उससे संबंधित है। प्रवर समिति से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रवर समिति विधेयक के कौन से चरण में आती है, तो दूसरे चरण में आती है वाचन में, और वाचन के भी दूसरे चरण में आती है। तो प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। विधेयक निर्माण की प्रक्रिया में ये एक महत्वपूर्ण चरण है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रवर समिति जो है कौन से वाचन में आती है, कौन से चरण में आती है, तो दूसरे चरण में आती है, वाचन में आती है और वाचन के भी दूसरे चरण में आती है। जब विधेयक को प्रवर समिति पास कर देती है, उसकी विस्तृत और बारीकी रूप से जांच कर लेती है, तब विधेयक के प्रत्येक खंडों पर चर्चा हो चुकी होती है। तब यह सदन के समक्ष पेश किया जाता है और विधेयक से संबंधित मंत्री जो है वो यह प्रस्ताव रखता है कि या तो इसे पारित कर दिया जाए और इस पर क्या कर लिया जाए, मतदान हेतु इसे प्रस्तुत कर दिया जाए। अब एक सदन द्वारा पास होने के बाद ये दूसरे सदन में जाता है। तो तीसरा जो चरण हम देखेंगे वो है दूसरा सदन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तीसरा चरण करते हैं। तीसरा चरण जो है वो है दूसरे सदन के समक्ष प्रस्तुत करना, यानी जब एक सदन में वोटिंग हो जाती है उसके बाद जो है दूसरा सदन के सामने उसको पेश किया जाता है। अब उस पर दूसरे सदन में मतदान होता है। 4 बातें हैं इसमें। एक तो विधेयक को पूर्णतः स्वीकार कर दे वो सदन, या विधेयक को अस्वीकार कर दे या विधेयक को स्वीकार कर ले, या सी है विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत करे, या फिर डी है विधेयक पर कोई कार्रवाई न कर उसे 6 महीने के लिए अपने पास रख ले। अब 2 बातें इसमें हैं, एक तो विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत कर दे और एक विधेयक पर कोई कार्रवाई न कर उसे 6 महीने के लिए अपने पास रख ले, तब संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और संयुक्त बैठक जो है वो लोक मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति बुलाता है और राष्ट्रपति बुलाने के बाद उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब सी एवं डी के अकॉर्डिंग गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो सी एवं डी के गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और जब या तो सीधा ही उसे पास कर दे बगैर गतिरोध के, या फिर संयुक्त बैठक के बाद किसी विधेयक को पास किया जाता है दोनों सदनों से, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है वो विधेयक, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत उस विधेयक पर या तो हस्ताक्षर कर देगा या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए लौटाने की बात का एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जब पुनर्विचार के लिए लौटाता है और वो जब पुनर्विचार होकर आ जाता है, रिकंसीड होकर आ जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये बात ऐड की गई थी। फिर तीसरा है जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, उसे अपने पास रख सकता है। तो इस प्रकार जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो वो विधेयक जो है अधिनियम का रूप ले लेता है, एक्ट का रूप ले लेता है, बिल का रूप, अधिनियम जो है एक्ट का रूप ले लेता है और वो कानून बन जाता है। तो यानी बिल जो है वो एक्ट बन जाता है, विधेयक जो है वो कानून बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि साधारण विधेयक से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके लिए उपयोगी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम वित्त विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक जो है उनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो देखेंगे। धन्यवाद।